नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जीनियस कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। डेली करंट अफेयर की क्लास जो है नियमित रूप से चल रही है। उसी की आगे जो कड़ी है वो हम जो है 22 मई का करंट अफेयर पढ़ेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन देखते हैं, सभी ध्यान से पढ़ें। चलिए, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने फतेह सेकंड रॉकेट प्रणाली का सफल परीक्षण किया? इसके ऑप्शन जो आपके सामने है, पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है रूस, तीसरा ऑप्शन है चाइना, चौथा ऑप्शन है पाकिस्तान। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? अगर किसी को इसका आंसर पता है तो बताएं। सॉरी। चलिए, तो इसका जो आंसर है, अगर किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दें। चलिए, इसका जो आंसर है वो है पाकिस्तान। इसका क्या आंसर है? पाकिस्तान। फतेह सेकंड जो रॉकेट है उसका सफलतापूर्वक परीक्षण जो है पाकिस्तान के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? हमारा जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, उसके द्वारा ये परीक्षण किया गया है फतेह सेकंड रॉकेट का। चलिए आगे पढ़ते हैं। पाकिस्तान ने सेकंड रॉकेट प्रणाली का सफल परीक्षण प्रक्षेपण किया है। ये जो परीक्षण किया था वो सफल हो चुका है। चलिए, इसकी जो रेंज है, इस रॉकेट की फतेह सेकंड की जो रेंज है वो कितनी है? 400 किलोमीटर। इसकी रेंज क्या है भाई? 400 किलोमीटर इसकी रेंज है। चलिए, उन्नत नेविगेशन इसकी जो है गुण बता रहे हैं। इसमें क्या क्या आपको फायदे मिल सकते हैं, इस रॉकेट में क्या क्या गुणवत्ताएं हैं वो आपके लिए लिखी गई हैं, वो आप ध्यान से पढ़ें। जो है उन्नत नेविगेशन है, अद्वितीय प्रक्षेपण वक्र और गतिशीलता सुविधाओं में लेंस फतेह सेकंड को मिसाइल रक्षा प्रणाली को हराने के लिए डिजाइन किया गया है। कोई भी देश के द्वारा अगर कोई रक्षा प्रणाली, कोई भी रॉकेट आता है जो विद्रोह के उद्देश्य से आता है, तो उसको उसका विद्रोह करने के लिए, सामने एक पक्ष रखने के लिए इस रॉकेट का निर्माण किया गया है फतेह सेकंड का। चलिए, और इसे पाकिस्तान के आर्टिलरी डिजाइनों में शामिल किया गया है। पाकिस्तान के जो आर्टिलरी जो डिजाइन है उसमें इस रॉकेट को शामिल किया गया है। चलिए, पाकिस्तान के बारे में हम नॉलेज ले लेते हैं। क्या है भाई? राजधानी जो है इसकी क्या है? इस्लामाबाद इसकी राजधानी है। और जो पाकिस्तान की मुद्रा है वो जो हमारी भारत की मुद्रा है वही है रुपया। क्या है भाई? मुद्रा रुपया। जो राष्ट्रपति हैं इसके, उनका नाम क्या है? आसिफ जरदारी। जो है आसिफ जरदारी जो है पाकिस्तान के राष्ट्रपति जी हैं। चलिए, प्रधानमंत्री देख लेते हैं। शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ जो है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में अभी पदस्थ हैं। चलिए, और देख लेते हैं पाकिस्तान के बारे में क्या क्या भाई। हाल ही में पाकिस्तान ने भारतीय योग प्रणाली पद्धति को अपनाया है। क्या भाई? ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत अच्छी चीज है। कुछ तो अच्छी चीज अपना रहा है। वैसे तो अपने साथ तो कुछ अच्छा करता नहीं है, पर चलो अच्छी चीज तो अपना ली, उनका ही भला हो। गरीब तो वैसे ही है पाकिस्तान। चलिए, योग से ही अपना भला कर ले तो क्या है भाई? पाकिस्तान ने जो है भारतीय योग जो है भारत से कर ली है, या मतलब उसको भारत से अपनाया गया है, क्योंकि भारत में जो है योग प्रणाली है उसी को अपनाया जा रहा है। कहाँ पर? पाकिस्तान में। चलिए, पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार। क्या नाम है? इशाक डार जो है उप प्रधानमंत्री के पद पर है। पाकिस्तान के जो है उप प्रधानमंत्री, उनका नाम क्या है? इशाक डार। चलिए, ये देखिए, पाकिस्तान आप सभी को पता ही है कि पाकिस्तान जो है, ये दूसरा क्वेश्चन है, पाकिस्तान जो है हमारा पड़ोसी देश है। और अभी आप देख रहे होंगे कि पाकिस्तान जो है और चीन, पाकिस्तान और जो चीन है उसकी जो जो आगे हमारे देश में हर चीज में घुसता था, आतंकवादी मामले होते थे, हर चीज में घुसाता था बीच में। आप पहले जब ये जो सरकार नहीं थी उससे पहले आप देख रहे होंगे, आपको ये डर लग रहा था भैया अब कहाँ हमला हो जाए, कब क्या हो जाए, पाकिस्तान ने ये कर दिया, चीन ने ये कर दिया, चीन ने वो बोल दिया, पाकिस्तान ने वो बोल दिया। पर अभी सबको पता है कि भारत में उनका बाप बैठा हुआ है, तो बस वही बोलते हैं। अभी मैं तो बिल्कुल क्लियर पक्ष करती हूँ कि ये जो सरकार है, अभी कोई भी ऐसा ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि उनके कोई टक्कर में हो। अगर कोई उनसे भी ऊपर कोई देशभक्त है, तो अगर वो है तो फिर वो पद के लायक, प्रधानमंत्री के पद के लायक है। पर उनसे ऊपर अभी मुझे नहीं लगता कोई है। और अगर वो इस पद से हटते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे भारत की जो स्थिति है वो फिर दोबारा पुनः उसी स्थिति में आ जाएगी। ये ऐसा मेरा पर्सनल मत है, और मैं फुल सपोर्ट में हूँ कि हाँ, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनको ही इस बार आना चाहिए, और आएंगे, भारी बहुमत से आएंगे। चलिए, तो उनका जो दबदबा है, ठीक है। तो जैसे पाकिस्तान है,
हमारा जो कश्मीर है उसने ले रखा है। मुझे इस टाइप की बात चलती है तो मुझे एक अंदर से एक ऐसा आता है कि नहीं यार, खून खौलता है कि कुछ तो करना है, देश के लिए कुछ तो करना है। वो बोलते हैं ना, अटल जी की बहुत प्यारी लाइन है कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, स्वयं जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। और ये राष्ट्र पुरुष, ये जो उनकी लाइन है, अगर उनको हम बहुत अच्छे से सोचें तो अगर मैं अंदर से कुछ सोच रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है नहीं यार, कोई व्यक्ति है उसके लिए मुझे कुछ करना है, और मेरा कोई फैमिली है या समाज है, कोई मायने नहीं रखता मैं किस फैमिली से आती हूँ, किस समाज से आती हूँ, कैसा बैकग्राउंड है। अगर राष्ट्र की बात आती है तो सबसे पहले क्या होगी कि राष्ट्र की ही बात होगी सबसे पहले। अगर जान की भी बात आ जाती है, मैं ऐसी नॉर्मल बात नहीं कर रही, ये है और हर किसी के अंदर होना चाहिए। अगर राष्ट्र की कोई बात आ गई तो सबसे पहले राष्ट्र ऊपर होना चाहिए और सबसे पहले उसी की बात मान होनी चाहिए, फिर कुछ नहीं देखना, परिवार नहीं देखना, समाज नहीं देखना, कुछ नहीं देखना। एक वो बात भी है कि भारत को जो है जितना गिरा हुआ है, कुछ पार्टियों में बट गया है भाई, ये पार्टी वो पार्टी, पर सेवा जो है, राष्ट्र की सेवा है, वो सब भूल चुके हैं। अगर क्या करना है, कैसे सुधार आ सकता है, उस चीज़ पर कोई ध्यान नहीं देता, सिर्फ ये ध्यान दे रहा है कि कौन सी पार्टी आ गई, ये पार्टी आ गई, उसमें ये आ गया, उसकी टांग खींचना, किसी को उसका पप्पू, और ये सब चीज़ें जी चलती रहती हैं। वही बात है, एक दो लाइन और ऐसी हैं कि भारत का कुछ नहीं बिगाड़ा दुश्मन की तलवारों ने। क्या है भाई, भारत का कुछ नहीं बिगाड़ा दुश्मनों की तलवारों ने, भारत को बर्बाद किया है भारत के ही गद्दारों ने। बस यही स्वार्थीपना जो है सबके अंदर व्याप्त है और राष्ट्र के प्रति कुछ कोई करना नहीं चाहता। आप सभी से नम्र निवेदन है और अंदर से आत्मा से बोल रही हूँ कि अगर कोई कुछ कर पाए या ना कर पाए, अगर राष्ट्र की कुछ बात आ गई है तो उसको सर्वोपरि रखें। और राष्ट्र की बात से मतलब छोटी मोटी चीजें भी होती है कि अगर कहीं पानी फैल रहा है, आपके घर में नियमित रूप से कहीं से पानी फैल रहा है, नल की जो है वो लीक है, उसको आप सही करवाएं, तो ये भी कहीं ना कहीं आप योगदान दे रहे हैं अपने देश को। ठीक है, आप उसकी जनता को कुछ योगदान दे पाएंगे। तो ये छोटी छोटी चीजें विशेष याद रखें। चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। तो क्या भाई, पाकिस्तान का ये क्वेश्चन हो चुका है, इसका फतेह सेकंड जो है रॉकेट सफल परीक्षण इसका कंप्लीट हो चुका है। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है हाल ही में रक्षा पर 12वां भारत मंगोलिया संयुक्त कार्य समूह कहां पर आयोजित किया गया है। इसके ऑप्शन जो है आपके सामने, मंगोलिया, दूसरा ऑप्शन है भारत, तीसरा ऑप्शन है ब्राजील, चौथा ऑप्शन है इटली। बताइए इसका आंसर, किसी को पता है तो बताइए क्या पूछा जा रहा है। 12वां जो भारत मंगोलियाई जो संयुक्त कार्य समूह है वो कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। ये जो समूह है, ये जो एक बैठक बैठी जा रही है, वो रक्षा से संबंधित मामलों के लिए समूह बैठाया जा रहा है। वो कहाँ पर है, कहाँ पर है, ये आपको बताना है कहाँ पर आयोजित हो रहा है। इसका जो आंसर है मंगोलिया, इसका आंसर है मंगोलिया में ये जो समूह है उसकी बैठक होगी। चलिए आगे पढ़ते हैं। रक्षा पर 12वां भारत मंगोलियाई संयुक्त कार्य समूह जो है वो आयोजित किया जा रहा है। कहाँ पर भाई, उलान बटार। उलान जो बटार है वो मंगोलिया की राजधानी है। कहाँ पर भाई, उलान बटार जो है वहां पर आयोजित हो रहा है। उलान बटार जो है मंगोलिया की राजधानी है। चलिए मंगोलिया में ये हो रहा है। और भाई कब से कब, 12 से 17 मई 2024, 2 दिन भाई, 16 मई और 17 मई 2024 को ये आयोजित हुआ था। भारतीय पक्ष का नेतृत्व भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद, हमारे जो हमारे मंत्रालय के जो सचिव हैं, संयुक्त सचिव जो है भारत सरकार के, कौन सा मंत्रालय, हम रक्षा की बात कर रहे हैं, रक्षा के मुद्दों पर बात की जा रही है, तो रक्षा मंत्रालय के जो संयुक्त सचिव हैं उनका नाम क्या है, अमिताभ। अमिताभ जी जो है वो इस आयोजन में शामिल हुए। और मंगोलियाई से देख लेते हैं क्या है भाई, रक्षा मंत्रालय मंगोलियाई के राज्य सचिव ब्रिगेडियर, क्या नाम है भाई, ब्रिगेडियर है, वहाँ के राज्य सचिव हैं रक्षा मंत्रालय के, कहाँ के, मंगोलिया के। हमारे जो अमिताभ जी हैं वो संयुक्त सचिव हैं रक्षा मंत्रालय के। और जो मंगोलिया के संयुक्त या जो राज्य सचिव हैं उनका नाम क्या है, ब्रिगेडियर, पूरा पढ़ लेते हैं, जनरल गंगुयांग दावा गुर्ज ने किया है। हम इतना याद नहीं रखें, हम सिर्फ ब्रिगेडियर से याद रखेंगे। ठीक है, हमारे अमिताभ जी हम याद रखेंगे और जो है ब्रिगेडियर जी उसकी तरफ से, मंगोलियाई की तरफ से याद रखेंगे। भारत ने 24 दिसंबर 1955 को आधुनिक मंगोलियाई के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए गए थे। ये जो भारत और मंगोलिया है उसका जो है 24 दिसंबर 1955 में है, भारत और मंगोलियाई के राजनयिक जो संबंध है वो स्थापित किए गए थे। 1955 में ये स्टार्ट हो गए थे, भारत और मंगोलियाई का ये संबंध। चलिए आगे देखते हैं, इसकी राजधानी क्या है भाई। इसकी राजधानी जो हमने पहले पढ़ ली है, उलान बटार जो है इसकी राजधानी है। और आधिकारिक जो भाषा है वो मंगोलियाई है। क्या, कौन सी भाषा है, मंगोलियाई। और मुद्रा क्या है इसकी, मंगोलियाई तुर्करिक। क्या नाम है भाई इसकी मुद्रा का, मंगोलियाई तुर्करिक जो है
वो इसकी मुद्रा है। और राष्ट्रपति का नाम क्या है? उख नागिन खुरले सुख। भाई इनके जो नाम है बड़े अजीब हैं, तो ऐसे याद रख लीजिए, नागिन से याद कर लीजिए, उख नागिन, ठीक है, तो ऐसे आपको याद हो जाएगा। उनके जो है राष्ट्रपति हैं, कहाँ के भाई? मंगोलिया के राष्ट्रपति हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस देश ने भारत की नंदिनी डेयरी को T20 विश्व कप का आधिकारिक प्रायोजक घोषित किया है? इसके ऑप्शन जो आपके सामने हैं, न्यूजीलैंड, दूसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा ऑप्शन है इंग्लैंड, चौथा ऑप्शन है स्कॉटलैंड। चलिए बताइए इसका आंसर क्या है? किसी को आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर अंकित जरूर करें। चलिए इसका जो आंसर है वो है स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड ने जो है वो हमारी नंदिनी डेयरी को T20 वर्ल्ड कप का जो है आधिकारिक प्रयोजक के रूप में इसको नियुक्त किया है, या इसका घोषणा कर दी है कि नंदिनी डेयरी जो है T20 जो क्रिकेट है उसमें आधिकारिक प्रयोजक के रूप में नियुक्त की जाएगी, और घोषणा इसकी हो चुकी है। वही स्कॉटलैंड ने ऐसा कर दिया है। और जो नंदिनी डेयरी है वो कर्नाटक से संबंधित है, दुग्ध संघ जो है वो कर्नाटक का है, उसका नाम क्या है? नंदिनी डेयरी। चलिए आगे पढ़ते हैं। क्रिकेट स्कॉटलैंड ने भारत की कर्नाटक स्थित नंदिनी डेयरी को T20 विश्व कप का आधिकारिक प्रायोजक घोषित किया है। ठीक है, किसने भाई? स्कॉटलैंड। अभी हम पढ़ के आए हैं, ये जो नंदिनी डेयरी है वो आपको नाम से भी समझ में आ रहा होगा, भारत से संबंधित है। और भारत में भी कौन से राज्य से? कर्नाटक राज्य से ये संबंधित है। कर्नाटक राज्य का दुग्ध संघ जो है वो क्या नाम है उसका? नंदिनी डेयरी को जो है ये इसमें आधिकारिक प्रायोजक के रूप में इसको नियुक्त किया है स्कॉटलैंड ने। कर्नाटक मिल्क फेडरेशन के एमडी जो है, अब हम इसके एमडी पढ़ते हैं, इसके एमडी का नाम क्या है? एम के जगदीश। क्या नाम है? एम के जो है जगदीश इनके एमडी है इस फेडरेशन के। चलिए इससे पहले अमूल को श्रीलंका पुरुष टीम और यूएसए पुरुष क्रिकेट और दक्षिण अफ्रीका टीमों के आधिकारिक प्रायोजक के रूप में नियुक्त किया गया था। देखिए अभी जो हमने आधिकारिक प्रायोजक बनाया है वो बनाया है नंदिनी डेयरी को, पर इससे पहले जो बनाया गया था वो जो बनाया गया था अमूल को। अमूल ब्रांड जो है आप सभी को पता है, अमूल के जो है एक ब्रांड है, अमूल का दूध दही सब चीजें आती है अमूल के ब्रांड से, और बहुत अच्छा ब्रांड है। उसको जो है पहले क्रिकेट की टीम में इसको प्रायोजक बनाया था, जैसे श्रीलंका यूएसए की जो पुरुष की टीम थी उसमें आधिकारिक प्रायोजक बनाया था। पर अभी जो T20 हो रहे हैं उसमें स्कॉटलैंड ने जो है हमारे भारत की नंदिनी डेयरी को चयनित किया है। चलिए T20 वर्ल्ड कप 2024 में भाई इसका देख लेते हैं आयोजन क्या है। भाई आयोजन कौन करेगा इसका? वेस्ट इंडीज और यूएसए, अमेरिका और वेस्ट इंडीज जो है इसका आयोजन करेंगी इस क्रिकेट का। और ये कब से कब तक भाई? 1 से 29 जून तक। 2 से मान लीजिए, चाहे भले 1 से मान लीजिए, 2 से 29 जून तक इसका आयोजन होगा। ब्रांड एम्बेसडर भाई कौन है इसका? युवराज सिंह। युवराज सिंह को आप सभी जानते हैं, ये उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। अब देख लेते हैं भाई क्या आधिकारिक प्रायोजक आप सभी आप पढ़ रहे हैं पर आपको शायद समझ में ना आया हो। आधिकारिक प्रायोजक जैसे आपने देखा होगा, जैसे स्कॉटलैंड ने चुना है तो उनकी जो पुरुष टीम होगी उस पे जो साइड में एक लोगो लगा होता है, आपकी टी शर्टों में आपने देखा होगा कि जो क्रिकेट खेलते हैं उनकी टी शर्टों में एक लोगो लगा होता है। तो जो स्कॉटलैंड की जो पुरुष टीम है उनकी साइड बाजू में जो एक लोगो लगा होगा वो होगा नंदिनी डेयरी का। वो कहाँ से संबंधित है? कर्नाटक। और जो लोगो होगा वो कन्नड़ भाषा में अंकित होगा। ठीक है, तो वो लोगो उनकी शर्ट पर होगा, इसीलिए हम उनको बोल रहे हैं कि आधिकारिक प्रायोजक। और इससे पहले जो है अमूल को चुना गया था, और इस बार जो है वो नंदिनी डेयरी कर्नाटक से संबंध है उसको चुना गया है स्कॉटलैंड के द्वारा। चलिए चौथा क्वेश्चन जो है वो हम देख लेते हैं। विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शन जो है आपके सामने 17 मई, 15 मई, 11 मई, 20 मई। बताइए क्या पूछा जा रहा है? विश्व मधुमक्खी दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? और इसका जो आंसर है 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। चलिए 2024 की थीम क्या है? मधुमक्खी का युवाओं के साथ जुड़ाव। मधुमक्खियों का युवाओं के साथ जो जुड़ाव है इसका थीम है। कोई भी पशु पक्षी हो उसके साथ युवाओं का जुड़ाव होना, ये थीम एक अपने आप में बहुत सोचने वाला थीम है। मधुमक्खी इसको हटा दीजिए, अगर किसी भी थीम को, किसी भी जीव जंतु के किसी भी उसको दिवस को मनाना है, वन्य जीव अगर दिवस मनाना है तो उसमें भी हम ये थीम रख सकते हैं, क्योंकि युवाओं का जुड़ाव अगर किसी भी चीज़ से नहीं होगा तो वो उसका संरक्षण या उसका पालन नहीं कर पाएगा और उसको आगे के लिए संरक्षित नहीं कर पाएगा। तो इसका जो थीम है मधुमक्खी का युवाओं के साथ जुड़ाव। चलिए अब देख लेते हैं, यह दिन एंटो जानसा के जन्म 1734 की याद में मनाया जाता है। उन्हें मधुमक्खी पालन में अग्रणीय माना जाता है। मधुमक्खी पालने के लिए भाई इनका नाम सबसे पहले आता है। हम सबसे पहले हम किनका नाम रखेंगे मधुमक्खी पालन के लिए? एंटो जानसा। नाम याद रखें, एंटो
टोन जानसा जो है मधुमक्खी पालन में अग्रणी अपना काम किया है, इसलिए उनको उनकी याद में हम ये दिवस मनाते हैं। 1734 में इनका जन्म हुआ था और इसी की याद में जो है हम ये दिवस मना रहे हैं। 20 मई को जो मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है उसकी थीम हमने पढ़ ली है, देख ली। और मधुमक्खी का जो पालन हम करते हैं वो कौन सा कल्चर कहलाता है? एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन जिसमें किया जाता है उसको एपीकल्चर कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, कुछ कुछ चीजों से क्या है पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाते हैं तो वो ही पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए तो क्या भाई क्वेश्चन क्या है, हाल ही में विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है? और इसके ऑप्शन जो है 17 मई, 15 मई, 11 मई, 8 मई। बताइए, अगर किसी को इसका आंसर पता है तो बताएं। चलिए इसका जो आंसर है वो है 17 मई, इसका आंसर है। विश्व दूरसंचार दिवस जो है वो 17 मई को मनाया जाता है। चलिए विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस जो है उसके बारे में हम डिटेल पढ़ लेते हैं। विश्व दूरसंचार दिवस दुनिया भर के व्यक्तियों, संगठनों और सरकारों को हमारी परस्पर दुनिया को आकार देने में दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानने का अवसर प्रदान करता है। देखिए दुनिया भर के व्यक्तिगतों मतलब किसी भी व्यक्ति को, हर प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक संगठन को, प्रत्येक सरकार को या कोई भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक संचार का माध्यम जो है दूरसंचार है। मतलब किसी भी प्रकार का आदान प्रदान जो होगा वो दूरसंचार के माध्यम से आसान तरीके से हो सकता है। उसी को ये बात एक ऐसी भाषा में बोली गई है। चलिए तो इसकी जो है भाई विश्व दूरसंचार जो है उस दिवस की जो थीम है वो देख लेते हैं। डिजिटल इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है इसकी थीम है। चलिए 17 मई 1865 में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना हुई थी। देखिए अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1865 में। कब हुई थी भाई? 17 मई। 17 मई को हम ये दिवस तो मना ही रहे हैं। ये जो संघ की स्थापना हुई थी, इस संघ की अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार जो संघ है उसकी स्थापना 1865 में हुई थी। 17 मई 1865 में इसकी स्थापना की गई थी। और इस दिवस को हमने मनाना कब से शुरू किया? 2005 से। सॉरी। चलिए इसको हम मनाते कब से हैं इस दिवस को? 2005 से इस दिवस को मनाना हमने स्टार्ट किया। चलिए 6वां क्वेश्चन है, जापान और किस देश ने हाइपरसोनिक मिसाइल की इंटरसेप्टर विकसित करने के लिए समझौता किया है? इसके ऑप्शन जो है जापान, अमेरिका, रूस, जर्मनी। बताइए, जापान तो क्वेश्चन में दिया ही है तो इसका आंसर तो होना नहीं है जापान। तो जापान और किस देश ने हाइपरसोनिक जो मिसाइल है उसको तैयार करने का एक साथ समझौता किया है या संधि की है, जो भी की है, तो वो कौन से देश के साथ जापान कर रहा है? ये ऑप्शन में आपको बताना है। अगर किसी को आंसर पता है तो आप तुरंत इस क्वेश्चन का जो है आंसर कमेंट में जरूर दें। इसका जो आंसर है वो अमेरिका। जापान और अमेरिका जो है हाइपरसोनिक मिसाइल जो है उसका एक नमूना तैयार कर रहे हैं, इस पर एक समझौता हुआ है। चलिए आगे पढ़ते हैं। जापान और अमेरिका ने 2030 के दशक तक हाइपरसोनिक मिसाइलों के लिए इंटरसेप्टर विकसित करने के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, जिसकी परियोजना लागत 3 बिलियन से अधिक है। इसकी जो लागत होगी 3 बिलियन से अधिक होगी। इस पहल का उद्देश्य हाइपरसोनिक मिसाइलों के खिलाफ रक्षा क्षमताओं को मजबूत करना, जो चीन और कोरिया के साथ बढ़ते तनाव के बीच ध्वनि की गति से 5 गुना अधिक यात्रा करते हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल जो है ये जो है इसका अगर हिंदी में हम देखें तो अति ध्वनिक क्या है भाई? हाइपरसोनिक को हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं? अति ध्वनिक, मतलब आवाज से भी ज्यादा तेज, आवाज से भी ज्यादा तेज यानी ध्वनि से भी ज्यादा तेज। तो हाइपरसोनिक मिसाइल जो होती हैं ध्वनि से भी ज्यादा गति करती हैं। ध्वनि की गति से 5 से 25 गुना तक की अत्यधिक गति ये मिसाइलें कर सकती हैं। इसलिए इनको तैयार किया जा रहा है कि अगर ऐसी कोई मिसाइल सामने आ जाती है तो उसका तोड़ भी हमारे पास होना चाहिए। चीन, और यहाँ पर 2 देशों के नाम आए, चीन और उत्तर कोरिया के बढ़ते कोई तनाव के कारण जो है उन्होंने ये डिसीजन लिया कि हम जल्दी से जल्दी एक ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार कर सकें कि सामने वाला पक्ष अगर इसको कोई मिसाइल लेके आए तो हम उसका तोड़ कर सके। जापान और अमेरिका ने एक ऐसा समझौता किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है भाई? अमेरिका से संबंधित कुछ तथ्य है वो देख लेते हैं। अमेरिका ने भारत को 31 प्रीडेटर ड्रोन जो है बेचने की मंजूरी दी है। अमेरिका ने जो है 31 ड्रोन जो है वो भारत को देगा, इसकी मंजूरी अमेरिका ने दे दी है। स्टार्टअप फंड
फंडिंग वैश्विक रैंकिंग 2023 में अमेरिका शीर्ष पर रहा है। स्टार्टअप जो फंडिंग वैश्विक रैंक जो है उसमें अमेरिका 2023 में सबसे ऊपर रहा है, यानी फर्स्ट स्थान पर रहा है। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार उमरोई जो मेघालय में हुआ है, ये कंप्लीट हुआ है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन, इसको आप याद रखें। भारत और अमेरिका के बीच में जो है एक अभ्यास हुआ है, उसका नाम क्या है? वज्र प्रहार। क्या नाम है? अमेरिका और भारत के बीच में एक अभ्यास संपन्न हुआ है, उसका नाम है वज्र प्रहार। जो है वो उमरोई मेघालय में संपन्न हुआ है, यानी भारत में संपन्न हुआ है। इसको स्पेशल याद रखें। चलिए, फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में यूएसए शीर्ष पर रहा है। ठीक है, मतलब स्टार्टअप के मामले में जो है वो अमेरिका शीर्ष पर रहा है। मतलब कौन से देश में ये, मतलब यूएसए अगर फर्स्ट में रहा है तो अमेरिका में जो है बहुत सारी कंपनियां जो है स्टार्टअप कर रही हैं, और वो भी अच्छे बजट के साथ। इसलिए जो है इस मामले में यूएसए जो है शीर्ष पर रहा है। इसको हम क्या बोलेंगे? फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में। चलिए, भारत बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण मैरीलैंड अमेरिका में किया गया है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि भारत के बाहर, मतलब भारत हमारा जो देश है उसके बाहर जो है भीमराव अंबेडकर जी जो है उनकी प्रतिमा जो बनाई जा रही है वो कहाँ बनाई जा रही है? मैरीलैंड जो है अमेरिका में। अमेरिका में भी कौन सी जगह है? मैरीलैंड। वहां पर भीमराव अंबेडकर जी जो है वो उनकी प्रतिमा बनाई जा रही है। चलिए, अमेरिका के बारे में हम देख लेते हैं। उसकी राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी जो है अमेरिका की राजधानी है। मुद्रा क्या है? अमेरिकन डॉलर इसकी मुद्रा है। और राष्ट्रपति का नाम क्या है? जो बाइडेन जो हम बोलते हैं। चलिए, संयुक्त राज्य अमेरिका का आधिकारिक नाम द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। इसका जो आधिकारिक नाम है वो क्या है भाई? द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है इसका आधिकारिक नाम है, जिसको हम शॉर्ट में अमेरिका यूएसए बोल देते हैं। चलिए, अमेरिका 4 जुलाई को ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्रता दिवस मनाता है। ये अमेरिका भी जो है ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता मिली थी अमेरिका को, तो वो जो दिवस मनाता है वो 4 जुलाई को मनाते हैं। भाई कौन मनाते हैं? अमेरिकी जो लोग हैं वो 4 जुलाई को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। चलिए, अलास्का अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य है। अलास्का जो है अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य है, इसको स्पेशल याद रखें। चलिए, अब क्या भाई 7वां क्वेश्चन है, लॉरेंस बोंग ने कहाँ के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है? इसका ऑप्शन जो है आपके सामने, बांग्लादेश, सिंगापुर, इंडोनेशिया, आयरलैंड। बताइए क्या पूछा जा रहा है? अगर किसी को आंसर पता है तो ये जो लॉरेंस जी हैं उन्होंने कहाँ के प्रधानमंत्री के रूप में अपना पद ग्रहण किया है, ये बताइए कौन से देश से वो संबंधित है। आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दें। पर आप लोग कमेंट करना बंद ही कर दिया। पहले तो बहुत कमेंट आते थे, पहले भी बहुत नहीं आते थे, थोड़े बहुत ही आते हैं, अब वो थोड़े बहुत भी बंद हो गए। आप जितना हो सके सभी लोग कमेंट करा करें। चलिए, इसका जो आंसर है उसका है भाई सिंगापुर। सिंगापुर जो है उसके लॉरेंस बोंग जो है वो नए प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ग्रहण की है। चलिए देख लेते हैं, लॉरेंस बोंग ने सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। राष्ट्रपति समगुन रत्नम जो ने बोंग को शपथ ग्रहण कराई है। अब ये जो राष्ट्रपति हैं थर्मन जो है उनका नाम क्या है? सनमुग रत्नम जो है वो राष्ट्रपति हैं, इसलिए जो है उन्होंने लॉरेंस जी को ये शपथ ग्रहण कराई थी। 1 मिनट रुकिएगा, देहरू आप जाओ, मम्मी को फोन लगाऊंगी नहीं तो, है ना। चलो, चलिए, सॉरी। तो ये जो है राष्ट्रपति जी ने उनको, लॉरेंस जी को है शपथ ग्रहण कराई, राष्ट्रपति जी ने प्रधानमंत्री को शपथ ग्रहण कराई। चलिए, वह ली सीन लूंग ने पद भार ग्रहण करते हुए वित्त मंत्री के रूप में अपना पद बरकरार रखेंगे। ये जो ली सीन लूंग जो है पहले वित्त मंत्री थे, अब दोबारा वो उसी पद पर दोबारा चयनित हो गए। उनका नाम क्या है? बी सीन लूंग। इसको हालांकि ज़्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, फिर भी हम आया है तो हम एक बार पढ़ लेते हैं। सी लूंग सिंगापुर के संस्थापक ली कुआन यू के बेटे हैं, ठीक है, नॉर्मल पढ़ लीजिए। अब सिंगापुर की जो राजधानी है उनका नाम की राजधानी क्या है भाई? सिंगापुर उसकी राजधानी है। मुद्रा क्या है भाई? सिंगापुर डॉलर। इसकी मुद्रा का नाम क्या है? सिंगापुर डॉलर सिंगापुर की मुद्रा है। चलिए, अब 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस सीबीआई ने अतिरिक्त निर्देशक नियुक्त किया गया है? किसको अतिरिक्त निर्देशक नियुक्त किया है सीबीआई ने? ये आपसे पूछा गया है। इसके ऑप्शन जो है A बाय भी कृष्णा, दूसरा ऑप्शन है N वेणुगोपाल,
तीसरा ऑप्शन है ए एम खान बिलकर, चौथा ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। अब ये मतलब चौथा ऑप्शन है ए और बी दोनों। चलिए आंसर बताइए, अगर किसी को आंसर पता है तो इसका आंसर जरूर दें। और इसका जो आंसर है बोथ ए एंड बी, मतलब ए और बी दोनों सही हैं। मतलब इसका आंसर है ए बाय भी कृष्णा भी इसके निर्देशक नियुक्त हुए हैं, और एन वेणुगोपाला जो है वो भी इसके निर्देशक के रूप में, अतिरिक्त निर्देशक के रूप में नियुक्त हुए हैं। चलिए ए बाय भी सॉरी ए बाय भी कृष्णा और एन वेणुगोपाल जो है सीबीआई के अतिरिक्त निर्देशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ए बाय बी कृष्णा असम मेघालय कैडर के 1995 बैच के प्रतिष्ठित आईपीएस अधिकारी हैं। ये जो असम जो आईपीएस अधिकारी हैं, जो कृष्णा जी हैं वो आईपीएस अधिकारी हैं, और वो भी कौन से कैडर के, असम और मेघालय कैडर के ये आईपीएस अधिकारी हैं। इनको ये निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है। वर्तमान में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जो है महानिर्देशक के रूप में ये सेवारत हैं। वर्तमान में ये जो है सीआरपीएफ जो है केंद्रीय पुलिस बल जो है उसमें महानिर्देशक के रूप में अभी वर्तमान में कार्य कर रहे थे। अब इनको अतिरिक्त प्रभार किसका और दे दिया है, सीबीआई के जो अतिरिक्त प्रभार भी ये संभालेंगे। चलिए एक और जो है गोपाल जी, उनके बारे में पढ़ते हैं। एन वेणुगोपाल हिमाचल प्रदेश कैडर के अनुभवी आईपीएस अधिकारी हैं। वो जो थे वो असम मेघालय के कैडर के आईपीएस थे, और जो है ये जो है हिमाचल प्रदेश के कैडर के आईपीएस है। ठीक है, हम दोनों कृष्णा के बारे में बात कर ली और गोपाला के बारे में बात कर ली। ये दोनों जो है सीबीआई के महानिर्देशक या निर्देशक के रूप में, अतिरिक्त निर्देशक के रूप में नियुक्त हुए हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो, एक मिनट रुकिए, क्या है भाई, अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। किसके निर्देशक, केंद्रीय जांच ब्यूरो जो है उसके बारे में पढ़ते हैं। क्या है भाई, इसकी स्थापना जो है 1963 में हुई थी। क्या है भाई, इसकी स्थापना 1963 में इसकी स्थापना हुई थी, और मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में, इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में हुआ था भाई। और महानिर्देशक जो है प्रवीण सूद, क्या है भाई, प्रवीण सूद जो है इसके महानिर्देशक हैं। ठीक है, चलिए तो ये जो है इसके बारे में हमने बात कर ली। और ये जो सीबीआई जो है ये जो संस्था है वो 2008 में एक उजागर हुई थी, 2008 में इसका अस्तित्व खुला था। चलिए नवा क्वेश्चन देखते हैं। टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 की शीर्ष 100 की सूची में कितने भारतीय विश्वविद्यालय को स्थान दिया गया है। इसके ऑप्शन जो है आपके सामने 2, 3, 4, 5। बताइए क्या पूछा है। टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में शीर्ष 100 में से भारत के कितने विश्वविद्यालय हैं जिनको नामांकित किया गया है। और इसका जो आंसर है वो है 2 भारत के ऐसे विश्वविद्यालय हैं जो इस रैंकिंग में अपना स्थान, 100 की रैंकिंग में अपना स्थान पा चुके हैं। चलिए पढ़ लेते हैं। टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 के बारे में पढ़ते हैं। इस वर्ष रैंकिंग में विश्व भर में 640 से अधिक विश्वविद्यालय शामिल हुए थे। इस रैंकिंग में जो है पूरे विश्व के 670 जो है ये विश्वविद्यालय इसमें शामिल हुए थे, और शीर्ष 100 की सूची में सिर्फ 2 भारतीय विश्वविद्यालय को स्थान मिला है। पूरे 100 टॉप 100 जो चुने गए हैं 670 में, उसमें से 2 हमारे भारत के हैं, वो देख लेते हैं। महात्मा गांधी विश्वविद्यालय केरल, ये 81वां स्थान इन्होंने प्राप्त किया है। इस विश्वविद्यालय, उसका नाम क्या है, महात्मा गांधी जो विश्वविद्यालय है वो केरल में है, 81वां स्थान 100 में से प्राप्त किया है। अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई 96वां स्थान इन्होंने प्राप्त किया, इस विद्यालय ने प्राप्त किया है। अन्ना विश्वविद्यालय जो चेन्नई में है 96वां स्थान इन्होंने प्राप्त किया है। और महात्मा गांधी विश्वविद्यालय जो है उस जो है वो कहाँ पर है भाई, केरल में है, और उसका जो स्थान है 81वां जो है उस स्थान इन्होंने प्राप्त किया है। सिंगापुर की नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी लगातार दूसरे वर्ष तालिका में शीर्ष पर रही है। सिंगापुर की ये जो यूनिवर्सिटी है उसका नाम क्या है, नानयांग टेक्नोलॉजी जो यूनिवर्सिटी है वो सिंगापुर की पिछले साल भी शीर्ष पर रही थी, यानी फर्स्ट नंबर पर रही थी, और इस साल भी वो शीर्ष पर ही रही है सिंगापुर को। तो इसको स्पेशल याद रखें,
फर्स्ट जो शीर्ष मतलब पहला स्थान जो प्राप्त किया है वो सिंगापुर ने प्राप्त किया है, और हमारे भारत के हमने ये 2 देख लिए हैं जो टॉप 100 में शामिल हुए हैं। चलिए, रैंकिंग में विश्व के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों की सूची दी गई है जो 50 वर्ष या उससे कम आयु की है। जो मतलब 50 वर्षों से संचालित विश्वविद्यालय हैं या उससे कम के मतलब उससे कम के उनको कम साल हुए हैं, उनको इस रैंकिंग में शामिल किया गया था। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IIBX को ट्रेंडिंग क्लियरिंग सदस्य बनने वाला पहला बैंक कौन सा बना है? इसके ऑप्शन जो आपके सामने है, HDFC बैंक, दूसरा ऑप्शन है ICICI बैंक, और तीसरा ऑप्शन है SBI बैंक, चौथा ऑप्शन है PNB यानी पंजाब नेशनल बैंक। इसमें से आंसर बताइए अगर किसी को आंसर पता है तो। चलिए, इसका जो आंसर है वो SBI इसका आंसर है। भारतीय स्टेट बैंक जो है इसका आंसर है। SBI गिफ्ट सिटी में इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज, अब इसका फुल फॉर्म क्या है भाई? इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज जो है इसके सदस्य के रूप में SBI को मान्यता मिल गई है। इसका पहला ट्रेंडिंग कम क्लियरिंग सदस्य बना है। SBI पहला बैंक है, ये SBI पहला बैंक है जो इसका सदस्य बना है। मतलब बैंकों की बात चल रही है, ये पहला बैंक है, ठीक है। तो जिसमें बुलियन ट्रेडिंग में अपनी IFSC बैंकिंग इकाई की क्षमताओं को बढ़ाया है। IFSC आप सभी जानते हैं कि बैंकों की एक कोड होता है, 11 अंकों का कोड होता है, ठीक है। तो उसको उस क्षमता को बढ़ाया है, किससे जुड़कर? SBI ने किससे जुड़कर अपनी क्षमताओं को बढ़ाया है? इंडियन इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का सदस्य बनकर ये बनाया है। ये जो आप पढ़ रहे हैं IIBX जो है, इसका जो उद्घाटन है प्रधानमंत्री जी ने गुजरात के सूरत में इसका उद्घाटन किया था। किसका किया था भाई? जी, इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का जो है गुजरात में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने सूरत में जाकर इसका उद्घाटन किया था। ये एक ऐसी संस्था है जिससे जो हम कोई भी सोना या चांदी अगर हम आयात कर रहे हैं तो हमें पूरी जानकारी उसकी मिलेगी, हम पूरा पोर्टफोलियो उसका देख सकते हैं, हमें हर चीज़ की टेक्नोलॉजी इस क्षेत्र में मिल पाएगी और इसमें वही सोना या चांदी उसको आयात कर पाएगा जो इसका सदस्य बन गया है। इसमें कहीं ना कहीं बहुत अच्छा फायदा है, आयात और निर्यात के दोनों चीज़ों के लिए इसमें फ़ायदा है। अगर किसी को सोना खरीदना है, अगर इसका सदस्य है वो ही वो सोना उससे खरीद पाएगा। तो इसमें कहीं ना कहीं बहुत अच्छा फायदा है और SBI इससे जुड़ गया है, तो कहीं ना कहीं SBI ने अपनी क्षमताओं को बढ़ाया है। इसकी स्थापना जो है SBI की, जो हम बैंक पढ़ रहे हैं उसकी स्थापना जो है 1 जुलाई 1955 में इसकी स्थापना हुई, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई? 1955 को SBI की स्थापना हुई, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय जो है मुंबई में, इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। अध्यक्ष क्या है भाई? इनका अध्यक्ष का नाम क्या है? दिनेश कुमार खारा जो है इनके अध्यक्ष हैं। चलिए, ये जो है लास्ट क्वेश्चन था। चलिए, इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेती हूँ। हाँ, और अगर किसी को PDF चाहिए तो हमारा जो ऐप है उसको आप डाउनलोड करें, जीनियस कोचिंग क्लासेस के नाम से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और उसमें आप जाएंगे तो आपको PDF भी निःशुल्क रूप से आपको प्राप्त हो जाएगी। और आपको किसी भी प्रकार का किसी भी सब्जेक्ट का या कोई भी कोर्स परचेज करना है तो हमारे जो है ऐप पे जाइए और आप उसका कोर्स खरीदिए और यूट्यूब से हमारे से जुड़े रहिए, जिससे कुछ आगे की कोई सूचनाएं हैं तो आपको मिलती जाएं और करंट अफेयर जो है रोज का रोज पढ़ते जाएं। चलिए, इसी के साथ मैं आपसे कल मिलती हूँ। राधे राधे।